So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is waterfall model. Waterfall model को हम लोग लीनियर सीक्वेंस मॉडल भी बोलते हैं और ये आरजीपीवी या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन की क्या होती है। द वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपल एंड द क्लासिकल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सीक्वेंस मॉडल तो बोलते ही हैं, साथ में ये एक बहुत सिंपल मॉडल होता है और एक क्लासिकल मॉडल होता है एज कम्पेयर टू अनदर मॉडल। दूसरे मॉडल्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वाटरफॉल मॉडल काफ़ी सिंपल होता है और क्लासिकल मॉडल माना जाता है। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ नोन एज अ लीनियर सीक्वेंस मॉडल। इसको लीनियर सीक्वेंस मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वर्क इन अ सीक्वेंस। मतलब कि अगर आप वाटरफॉल मॉडल को अगर आप डायग्राम, आपको पता है मॉडल्स में डायग्राम बनते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू मॉडल्स को समझाया जाता है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो वाटरफॉल मॉडल में जिस वाटरफॉल नाम ही क्यों दिया गया है कि आपको आपको रियल नेचर वाटरफॉल पता है कि ऊपर से पानी आता है नीचे की तरफ फॉल होता है। ठीक है, फॉल डाउन होता है, मतलब वो ऊपर से आता है और एक लीनियर सीक्वेंस में ऊपर से नीचे गिरता है। उसी तरीके से ये मॉडल भी उसी वे में बनाया गया है और ऊपर से नीचे एक लीनियर सीक्वेंस में जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वर्क डन होता है इस मॉडल के अंदर। इसीलिए इसको जो है वाटरफॉल मॉडल बोला जाता है। दिस मॉडल इज द थियोरेटिकल मॉडल नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। ये एक थियोरेटिकल मॉडल होता है, प्रैक्टिकल मॉडल नहीं होता। ठीक है, इन दिस इट इज मैंडेटरी टू कंप्लीट ऑल द फेजेस इन सीक्वेंस वे बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स के फेज दिए होते हैं, यानी कि डायग्राम में आपको डिफरेंट टाइप के फेज दिए होंगे, तो उन फेजेस में जो प्रीवियस वाला फेज है अगर उसको कंप्लीट नहीं किया गया तो वाटरफॉल मॉडल में आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आपको एक लीनियर सीक्वेंस में यानी कि पहले नंबर पे जो है आपको उस वाले वर्क को पहले कंप्लीट करना होगा, फिर आपको आगे बढ़ना होगा एक लीनियर सीक्वेंस में। मतलब कि पहले प्रीवियस वाला जो फेज है वो पहले कंप्लीट होगा, फिर जाके नेक्स्ट वाले पे आप मूव कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाटरफॉल मॉडल का रूल होता है। दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर द टेक्निकल इश्यूज आर वेरी क्लियर। जहाँ पे टेक्निकल इश्यूज वगैरह नहीं होते और छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द मेंटेनेंस फेज वी हैव टू रिव्यू इट फॉर वन टाइम डेट योर ऑल वर्क आर डन और नॉट। यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा रिव्यू का फेज भी मिल जाएगा, जिस रिव्यू के फेज में जब आप कोडिंग और टेस्टिंग करके बिल्कुल मेंटेनेंस तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आप सारे एक बार बैक करके आप सारे फेजेस को एक बार चेक कर रहे होते हैं कि आप एक बार रिव्यू कर रहे होते हैं कि जितना भी काम था आपने प्रॉपर तरीके से उसे पूरा किया है कि नहीं। इसी को बोला जाता है वाटरफॉल मॉडल। ये देखो, ये रहा डायग्राम ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इसमें आपको देख सकते हो आप, ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा कि एक जैसे ये पहला फेज है जिसमें आपका फिजिबिलिटी स्टडी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो एक वाटरफॉल की तरह जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है उस तरीके से नीचे गिरता हुआ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज पे आया, फिर वो नीचे गिरता हुआ डिजाइन फेज पे आया, फिर कोडिंग पे आया, फिर टेस्टिंग पे आया, फिर मेंटेनेंस पे आया। जब आपका मेंटेनेंस हो गया आप फिर से रिपीट गए और आपने सारे फेजेस को एक बार रिव्यू कर लिया। तो यहाँ पे एक रिव्यू फेज भी होता है। आप देख लेते हैं ये सब पॉइंट्स में क्या बोलता है। फिजिबिलिटी स्टडी एक तरीके से क्या होता है, इन दिस फेज इट टेल्स अस दैट फॉर एनी डेवलपमेंट आवर क्लाइंट आर फाइनेंशियली एंड टेक्निकली कैपेबल और नॉट। मतलब कि फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखा जाता है कि आपका जो क्लाइंट है वो उस डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली और टेक्निकली स्ट्रांग है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं। इफ़ येस, अगर वो यहाँ है, मतलब आपने सब कुछ अगर डिसाइड वगैरह कर लिया है मीटिंग वगैरह करके फिर डिसाइड हो जाता है, तो फिर वो यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखा जाता है कि आपका जो क्लाइंट है वो फाइनेंशियली और टेक्निकली कैपेबल है कि नहीं उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से डन करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हाँ है तो वो फेज कंप्लीट हो जाता है, अगर है तो वो फेज कंप्लीट हो जाता है और आप क्या करते हैं, अब अगर वो कैपेबल है तो मतलब अब आपको आगे डेवलपमेंट करना है तो अब आगे की फेज में आप बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं। ठीक है, इट्स आउटपुट वर्क एज इनपुट ऑफ नेक्स्ट फेज।
हाँ, इसका जो आउटपुट होता है ना, एक फेज का जो आउटपुट होता है ना, वो दूसरे फेज के लिए एज अ इनपुट वर्क करता है। जैसे पहला फिजिबिलिटी स्टडी था, अब इसके बाद एरो लगा के क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो फिजिबिलिटी स्टडी का जो आउटपुट निकला वो इनपुट का काम करेगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर फिजिबिलिटी स्टडी वाला फेज कंप्लीट ही नहीं होगा तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो उसका आउटपुट अगर कंप्लीट होना मतलब क्या, आपको उसका कुछ आउटपुट मिल गया। अगर उसका आउटपुट ही नहीं निकलेगा तो आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डन होगा ही नहीं। तो एक तरीके से इसका आउटपुट इसके इनपुट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये कहता है इन दिस वी टेक ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट। इस वाले फेज में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम हमारे क्लाइंट से सारे, अब वो कैपेबल था तो अब हमने मीटिंग वगैरह कर ली और जितने भी रिक्वायरमेंट था उस डेवलपमेंट के लिए, मतलब उस क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए, वो सब उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने देख के, और हमने पूरा वो कर लिया, मतलब कि रिक्वायरमेंट वगैरह उससे ले ली कि आपको कैसा डेवलपमेंट चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, आपका थर्ड फेज में क्या आ जाता है, डिजाइन फेज। रिक्वायरमेंट ले ली, अब आपका डिजाइनिंग स्टार्ट हो गया कि आपको किस तरीके से, एक तरीके से प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, डिजाइनिंग यानी कि ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार होना स्टार्ट हो गया कि आपका मॉडल एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। इन दिस एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी मेक अ डिजाइन लाइक अ सैम्पल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि वही बात है, डिजाइन बोल लो या प्रोटोटाइप बोल लो, बट यहाँ पे हमने डिजाइन बोल रखा है तो आप डिजाइन बोलो तो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन। उस डिजाइन का अब आप रियल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप कोडिंग करेंगे। ठीक है, कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग प्रोसेस आपको मिल जाती है, डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग मेथड्स आपको मिल जाते हैं। वो हम आगे की 4th यूनिट में आपको पूरा टेस्टिंग से रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम 1st यूनिट में लोड मत लो। ठीक है, उसके बाद हम जब मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेनेंस का ये उसके बाद टेस्टिंग हो जाता है तो मेंटेनेंस, आफ्टर मेंटेनेंस वी रिव्यू वन टाइम। एक यहाँ पे नीचे एक रिव्यू वाला भी लिखना, रिव्यू सबको सारे फेज को एक बार रिव्यू भी करेंगे। मेंटेनेंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये रट के रख देना। मेंटेनेंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि ये देखा जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आफ्टर कंप्लीशन जब बन जाता है, अगर इन फ्यूचर कभी भी या तो यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो या फिर अपने मार्केट में कुछ चेंजेस आए हो, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आए हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो सकता है कि नहीं, यानी कि मेंटेनेंस का मतलब एक तरीके से अपडेशन। ठीक है, तो ये होता है मेंटेनेंस। ठीक है, और इसका एक पूरा सेपरेट भी वीडियो मतलब एक वो आएगा 4th या 3rd यूनिट में, एक पूरा टॉपिक आएगा, उसमें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल का। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी मॉडल। बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल होता है, ईजी मॉडल है और ईजी टू यूज़ है एंड वेरी यूजफुल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है वाटरफॉल मॉडल, काफ़ी अच्छा होता है और कॉस्टियर वगैरह भी नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इन विच वी ओनली मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है जिसमें हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इसका एक और एडवांटेज होता है, मतलब कि एक तरीके से हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक मतलब इससे फ़ायदा भी ये होता है कि हम एक एक फेज़ को बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे होते, कंप्लीट कर रहे होते। इन दिस वन फेज इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज। मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि जब तक आपका पहला फेज कंप्लीट नहीं होता आप दूसरे फेज में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि आपको पहले फेज को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके हर एक फेज काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वाले होंगे। ठीक है, इसीलिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज की अगर हम बात कर लेते हैं, नॉट यूज फॉर अ बिग या फिर लार्ज प्रोजेक्ट। इतना ही सिंपल मॉडल है, बट यही तो डिसएडवांटेज है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं आता। कांट मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इट कंटेन हाई रिस्क। ये हाई रिस्क यहाँ पे मतलब कि रिस्क एनालिसिस, अच्छा वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल में रिस्क एनालिसिस जैसा कुछ होता नहीं है, तो ये रिस्क को भी कंटेन करता है। मतलब इसमें रिस्क भी होते हैं, रिस्क भी हो सकते हैं आगे जाके। लेकिन जब हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं तो रिस्क
फ्री प्रोटोटाइप बनता है, रिस्क फ्री डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क एनालिसिस का एक फेज होता है, ठीक है। हाई रिस्क फॉर यूजिंग इट इन द कॉम्प्लेक्स एंड द ऊप्स रिलेटेड प्रोजेक्ट। अगर हम ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड, अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में अगर हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल जाता है, इसीलिए ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता। तो ये इसका डिसएडवांटेज था और यही था जो था पूरा वाटरफॉल मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।